अस्सलाम वालेकुम। अब एक और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हम देख लेते हैं, कलर फॉर बिजनेस। कि देखिए, रंग तो हम सबको शदीद पसंद होते हैं, हम ये माने या ना माने, हमें रंगीन कपड़े पहनना, रंगीन चीज़ देखना, रंगीन फ़ोटोग्राफ्स, मतलब कलर आपको अट्रैक्ट भी करता है। और जहाँ जहाँ जिसको कहते हैं ना, जिसका दाव लगता है, वो कलर को यूज़ भी करता है किसी ना किसी बहाने से। कुछ लोगों की किस्मत में, जैसे आर्टिस्ट और डिज़ाइनर्स होते हैं, उनकी किस्मत में रंग इस्तेमाल करना ज़्यादा होता है, तो हम बहुत ही ज़्यादा रंगों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उससे वाकिफ़ होते हैं, रंगों के धोखों से वाकिफ़ होते हैं। आम लोगों को थोड़ा-सा कम पता चलता है, इसलिए कि वो रंग को उतना ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं करते। सबसे ज़्यादा ट्रिकी बात ये होती है जब आप रंग इस्तेमाल भी करना चाहते हो, लेकिन करना चाहते हो बिज़नेस के लिए। बिज़नेस का मतलब ये है कि जो भी आप रंग के बारे में डिसीजन लेंगे, वो एक सीरियस डिसीजन होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, यानी लूज़ भी कर सकते हैं आप पैसा और पैसा बना भी सकते हैं। इसलिए जो रंग किसी बिज़नेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनको ज़रा तरीके से, एक फ़र्क तरीके से टैकल किया जाता है, तो हम इसको देख लेते हैं। कलर इज़ लाइट, ये आपको पता है कि बार-बार मैं बताती हूँ कि कलर ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है, कलर ऑब्जेक्ट के बाहर है। क्योंकि लाइट में कलर है, लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी तो ऑब्जेक्ट का कलर नज़र आएगा, लाइट नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट का कलर नहीं नज़र आएगा, इसलिए मैं आपको ये बार-बार याद कराती रहती हूँ। मेकर्स, आर्टिस्ट, बिजनेसमैन, आर्किटेक्ट्स, प्रोपेगेंडिस्ट ऑल वांट कलर टू हेल्प देम कंट्रोल माइंड्स ऑफ अदर्स। अब ये बड़ी ट्रिकी सी बात है। देखें, हम सब चाहते हैं, हम माने या ना माने, हम सब ये चाहते हैं कि हम जो काम करते हैं वो दूसरे उसको माने, उसको इम्पोर्टेंट समझें। इतना इम्पोर्टेंट भी समझें कि हमने जो चीज़ की है वो ख़रीद भी लें, यानी हमारे काम की इतनी इंपॉर्टेंस हो कि लोग उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार हों। तो ये हम सबकी ख्वाहिश होती है, हम मेकर्स हों, किसी किस्म की भी चीज़ हम बना रहे हैं तो कम से कम तारीफ़ तो चाहते हैं हम। या हम आर्टिस्ट हों, बिजनेसमैन हों, आर्किटेक्ट्स हों, या सबसे बड़ी बात कि प्रोपेगेंडिस्ट हों। बहुत से लोग जो प्रोपेगेंडा की आइटम्स बनाते हैं, इसका मतलब है कि लोगों को धोखे से एक ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू पे मनाते हैं। उनके लिए और इन लोगों के लिए भी रंग की बहुत सख्त अहमियत है, क्योंकि रंग जो है वो हमारा जो हम लोगों के जो काम होते हैं उसको दूसरों को हज़म कराने के लिए, दूसरों को पसंद कराने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और हम सब चाहते हैं कि हमारी जो इरादा है उसमें रंग हमारी हेल्प करे। बाय द वे, हमारा इरादा सबका यही होता है कि दूसरों के माइंड कंट्रोल करें। बिजनेसमैन चाहता है कि दूसरे को मजबूर करे कि वो उसकी चीज़ खरीद ले। आर्टिस्ट चाहता है कि दूसरे को मजबूर करे कि जो वो कह रहा है वो दूसरा भी उसको देखना शुरू कर दे। आर्किटेक्ट भी ये चाहता है कि जो स्पेसेस हैं, जो इंटीरियर एक्सटीरियर सारों की स्पेसेस में कलर के ज़रिए दूसरों के दिमागों को इम्प्रेशन दूसरा दिया जाए। यानी अगर कमरा छोटा हो तो आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिज़ाइनर चाहेगा कि रंग के ज़रिए दूसरों को कमरा बड़ा नज़र आए, कि कोई चीज़ ऊंची नज़र आए, कुछ नीची नज़र आए, कुछ में स्टेप्स नज़र आए। तो जो आर्किटेक्ट चाहता है वो ये चाहता है कि दूसरों को वो चीज़ नज़र आए जो वो दिखाना चाहता है, और प्रोपेगेंडिस्ट का तो काम ही यही होता है। हम दूसरों के माइंड्स कंट्रोल करना चाहते हैं, माइंड्स को कहना चाहिए कि वो चीज़ देखने पे मजबूर करना चाहते हैं जो हमारी मर्ज़ी है। इन द रियल वर्ल्ड ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, कलर अलोन डज़न्ट डिक्टेट ऑल द इम्पैक्ट। लेकिन कलर को इतना बड़ा भी जादू नहीं समझा जा सकता। हालाँकि है, कलर बहुत सारी चीज़ों में धोखे देता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, लेकिन कलर की भी मजबूरी की लिमिट्स हैं। कलर की मजबूरी की ये लिमिट है कि कलर, या तो जिस तरह की ये स्क्रीन है कि इंतहाई लिक्विडी, बगैर टेक्सचर, बगैर मटीरियलिटी के ये स्क्रीन है कि मैं जो भी रंग दिखाना चाहूँ, मैं मेरे पास पूरी ताकत है कि मैं उसको दिखा दूँ, लेकिन ये इमेजिनरी स्पेस है। सचमुच में ऐसी स्पेसेस नहीं होती, सचमुच में ऐसे मटेरियल्स नहीं होते। कलर की लिमिट वहाँ आके ख़त्म होती है जहाँ उस कलर को किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट के ऊपर लगना है, किसी सॉरी, दीवार के ऊपर लगना है, किसी कपड़े के ऊपर लगना है, किसी मेटल के पीस के ऊपर लगना है, तो वहाँ आके कलर मजबूर हो जाता है, क्योंकि एक और रोल प्ले करने वाला एक और कैरेक्टर आ जाता है जो कि होता है मटीरियल। द मटीरियलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यानी जो भी चीज़ें हैं उसका जो मटीरियल एस्पेक्ट है, its texture, its age, and light conditions together with its color to create
यूनिक इम्प्रेशंस, जो ऑब्जेक्ट्स की मटेरियल क्वालिटीज़ हैं, जो मटेरियल रियलिटी है कि इसका टेक्सचर क्या है, स्मूथ है, चिकना है, गीला है, इसकी एज क्या है, नया है, पुराना है, टूटा फूटा है, या जो भी लाइट कंडीशंस हैं बाहर के, अंधेरे में पड़ा हुआ है, रोशनी में पड़ा हुआ है, शाम में पड़ा हुआ है, तेज़ रोशनी में पड़ा हुआ है, या टूटी फूटी रोशनी में पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें मिल के इस कलर को जो है वो फ़र्क कर देती हैं, कि यानी एक ही कलर फ़र्क-फ़र्क चीज़ों के ऊपर फ़र्क-फ़र्क टेक्सचर्स, फ़र्क-फ़र्क मतलब एक ही चीज़ की, अगर एक ही गुलाबी चीज़ है, उसकी एज फ़र्क हो जाए तो नए नए हालत में उसकी गुलाबी फ़र्क होगा, जब एज हो जाएगा उसका गुलाबी फ़र्क हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं कलर के ऊपर, एक ही कलर इन सब हालात में एक नज़र नहीं आता। A deep red cotton fabric and fine velvet give different impacts of the same color. एक ही डिट्टो एग्जैक्टली एक ही लाल रंग अगर कॉटन के ऊपर करेंगे तो वो फ़र्क नज़र आएगा, और इसी के ऊपर वेलवेट या सिल्क के ऊपर करेंगे तो वो उससे भी फ़र्क नज़र आएंगे। अब ऐसे क्यों होता है? यू कैन नॉट मिस्टेक वन फॉर अनदर। ये नहीं हो सकता कि आपके सामने एक ही रेड का कॉटन का कपड़ा पड़ा हो और उसी रेड का वेलवेट का कपड़ा पड़ा हो, तो आप कहें कि ये दोनों एक ही हैं। ये रंग की इतनी ताकत नहीं है कि वो दोनों को अलग-अलग नज़र कि दोनों को एक ही दिखाना शुरू कर दे। जो मटेरियल है उसके भी अपना रोल है, जिसकी वजह से लाल रंग का कॉटन का कपड़ा आपको बता देता है कि मैं कॉटन का हूँ, और जो वेलवेट का कपड़ा है वो आपको बता देता है कि मैं वेलवेट का हूँ। अब ये लाल रंग है, इसमें ये कॉटन है, खद्दर टाइप है, नज़र आ रहा है आपको। ये तकरीबन वैसा ही लाल है, ये तकरीबन वैसा ही लाल है, लेकिन चूँकि वो चमकदार है, उसमें शदीद चमकने वाले और शदीद गहरे वाले स्पेसेस हैं इसके फैब्रिक की नेचर फ़र्क होने की वजह से, इसलिए ये लाल कभी भी नज़र नहीं आएगा। वैसे बाय द वे थोड़ा सा दोनों के में शेड में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन अगर मैं यही शेड कॉटन पे करूँगी तो वो रंग फ़र्क नज़र आएगा। The surface over which color is seen scatters light differently if it has different texture। और इसका सीधी सी बात ये है कि देखिए, हमें ये तो समझ आ गया, वापस चलते हैं कि कलर लाइट है, यानी जिस चीज़ का रंग है उस चीज़ के ऊपर जो रोशनी पड़ रही है, कुछ रोशनी उसने एब्जॉर्ब कर देनी है, बाकी वापस कर देनी है। जो वो वापस करेगी वो हमारी आँख को टकराएगी और हमें आँख को वो कलर नज़र आएगा। यानी लाल रंग का कपड़ा जो है उसके ऊपर वाइट लाइट पड़ रही थी, उस कपड़े ने सारी वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब कर दी सिवाय लाल के, और लाल वापस भेज दिया, हमारी आँख को मिला और हमारी आँख को पता चला कि लाल रंग है। लेकिन मसला ये है कि अगर कपड़े का टेक्सचर फ़र्क है तो वो जिस तरीके से लाइट को वापस भेजता है वो तरीका फ़र्क होगा। इन दोनों रंगों से फ़र्क तरीके से रोशनी वापस हमारी आँख को आ रही है, और इसी फ़र्क की वजह से इसका टेक्सचर भी नज़र आ रहा है, यानी गहरा और हल्का भी नज़र आ रहा है। तो इस वजह से वो कलर के शेड में फ़र्क पड़ता है कि अगर बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस हो, बहुत ही चिकनी सरफेस हो और वो लाल रंग की हो, उसके ऊपर रोशनी पड़ के जब वापस आएगी तो वो एक स्मूथ रेड नज़र आएगा। इसका मतलब है एक ही टोन नज़र आएगी, ना उसमें चमकीला होगा ना उसमें गहरा होगा। लेकिन अगर एक गड्ढों वाली जगह पे वही रंग हो और रोशनी आए तो उसका मतलब है कि हमें कहीं हल्के रंग नज़र आएंगे, कहीं गहरे नज़र आएंगे। इसका मतलब है कि हमें एक से ज़्यादा शेड्स नज़र आ रहे होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि कितना पार्ट इस कपड़े का गहरा है। अब यहाँ देख लें, कितने कितना पार्ट इसका हल्का है और कितना पार्ट गहरा है, इस पे डिपेंड करता है कि आपको वो कलर कैसे नज़र आएगा। मसलन इसी कपड़े पे इस जगह पे चूँकि हल्के हल्के पार्ट्स ज़्यादा हैं, इसलिए आपको ये रंग फ़र्क नज़र आ रहा है। इसी को आप इधर चले जाएँ तो ये रंग थोड़ा फ़र्क है। यहाँ आ जाएँ तो ये रंग फ़र्क है, क्योंकि गहरे पार्ट्स और हल्के पार्ट्स की प्रोपोर्शन फ़र्क होगी। यहाँ गहरे पार्ट्स ज़्यादा हैं, हल्के पार्ट्स कम हैं। यहाँ हल्के पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, गहरे पार्ट्स कम हैं। और अगर आप यहाँ चले जाएँ तो हल्के पार्ट्स बहुत कम हैं, गहरे पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसका मतलब है कि ये रंग फ़र्क हो गया। एक ही कपड़े पे एक ही जगह पे डाई किया हुआ रंग यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ फ़र्क है। इसका मतलब है कि कपड़े के टेक्सचर ने, कि कहाँ से वो चमकता है, कहाँ से वो अंधेरे में है, कहाँ से वो रोशनी में, उसकी वजह से वो एक ही कपड़े पे एक ही रंग कर देता है। सो द आइडेंटिकल कलर लुक्स डिफरेंट टू द आई।
आइडेंटिकल कलर है, एक ही कलर है पूरे कपड़े पे, लेकिन उसके वो फ़र्क फ़र्क तरीके से आँख को नज़र आता है। यहाँ भी देख लें कि वही रेड है, लेकिन चूँकि इसकी सरफेस का टेक्सचर फ़र्क है, इसके गड्ढे और इसकी उभरी हुई सरफेसेस फ़र्क होंगी, उनका रकबा फ़र्क होगा, उनकी फ्रीक्वेंसी फ़र्क होगी, इस वजह से ये रेड की टोन में आपको थोड़ा-सा फ़र्क नज़र आता है। इसके साथ भी यही है। तो अब मसला ये है, दिस इज़ अ प्रॉब्लम फॉर प्रिंटिंग, पेंटिंग, फैशन एंड वॉल फिनिश इंडस्ट्रीज़। ये एक इन इंडस्ट्रीज़ के लिए जो कि ख़ासतौर पर रंगों में डील करती है, मसलन प्रिंटिंग की, पेंटिंग की, फैशन डिज़ाइन की और वॉल फिनिशेस की, दीवारों के पेंट वगैरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि एक ही रंग एक जगह पे कुछ और नज़र आएगा, दूसरी जगह पे कुछ और नज़र आएगा। बिकॉज़ अ ह्यू लुक्स ब्यूटीफुल ऑन वन सरफेस बट टोटली अगली ऑन द अदर। ये चीज़ आपको भी बहुत अच्छी तरह पता है कि एक ही रंग अगर आप एक सरफेस पे लगाएं तो एकदम खूबसूरत लगेगी, दूसरे पे लगाएं तो आप कहेंगे यार क्या क्या हो गया। इसकी एक मिसाल ये है कि आप नेल पॉलिश लिपस्टिक के शेड लेने जाते हैं तो एक ही रंग जो है वो आपको पर्ली फिनिश में भी मिलता है, यानी चमकीली फिनिश में, और वही आपको मैट फिनिश में भी मिलता है। कुछ रंग आपको पता है कि मैट फिनिश में ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं क्योंकि आपको उस रंग में चमक नहीं चाहिए, उसकी गहराई, उसकी डेप्थ मैट फिनिश में अच्छी आती है। लेकिन जिन रंगों में आप चाहते हैं कि उनका हल्का रंग भी जगह जगह वाजे हो, आप उसको शिमर में या पर्ली फिनिश में लेते हैं ताकि उस रंग के हल्की टोन्स भी आपको नज़र आए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो यानी रंगों की खूबसूरती का इस चीज़ से बहुत ताल्लुक है कि किस सरफेस के ऊपर वो लगा है। So these industries either change the nature of the paints and pigments they develop or recommend specific surfaces onto which that color gives maximum impact. अब ये नहीं हो सकता कि जहाँ 4 तरह के शेड्स एक पेंट इंडस्ट्री बना रही है, वहाँ वो 20 तरह के बनाना शुरू कर दे, एक ही के शेड्स के। अगर आपने 20 फ़र्क तरह की सरफेस के ऊपर पेंट करना है तो इंडस्ट्री ये ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकती कि वही एक ही रेड कलर लगना चाहिए। तो इंडस्ट्री 2 चीज़ें करती है। या इंडस्ट्री ये करती है कि अपने पेंट्स की नेचर को, पेंट्स और पिगमेंट की नेचर को थोड़ा-सा फ़र्क कर देती है। जैसे वही बात कि पर्ली फिनिश के साथ, वेलवेट फिनिश के साथ या मैट फिनिश के साथ कर देते हैं, ताकि अगर एक ख़ास लाल रंग बड़ा लोगों में पसंद किया जा रहा है, लेकिन आपको ये बात पता है कि अगर उसमें चमक होगी तो वो बहुत ही ब्राइट और बहुत ही एक गंदी सी फील देगा। या लाल रंग अगर खुरदरी दीवार पे आपने लगाना है और वो चमकीला है, तो खुरदरी दीवार के जो डेंट्स हैं वो चमक की वजह से और उभर के सामने आएंगे, तो वो खुरदरी दीवार ज़्यादा बदसूरत और टूटी फूटी लगेगी। तो इसका मतलब है कि ज़रूरत जहाँ ज़रूरत है और जहाँ रंग की ज़रूरत है उसके मुताबिक पेंट इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो या अपना रंग थोड़ा-सा चेंज कर देती हैं, मॉडिफ़ाई कर देती हैं ताकि वो उस ज़रूरत पे ज़्यादा फ़िट हो, या वो हमें कह देती हैं कि देखिए ये जो हम आपको रंग सेल कर रहे हैं, ये दीवार पे लगाने से पहले आप दीवार के नीचे ये वाला कोट कर लें या उसको सैंड कर लें या कुछ और कर लें, कि वो फिर आपको ये बता देते हैं कि नीचे वाली सरफ़ेस आप थोड़ी-सी तैयार कर लें ताकि ये रंग उसके ऊपर मैक्सिमम खूबसूरत नज़र आए। यही चीज़ हमारे नेल पॉलिशेस के साथ, डाइज़ के साथ और तरह-तरह की चीज़ों के साथ भी यही होती है कि कई दफ़ा हमें हमें खुद पता चल जाता है कि ये इस सरफेस पे नहीं लगानी, दूसरी सरफेस पे लगानी है। प्रोडक्ट्स आर कलर्ड इन 3 वेज़। अब ये भी देख लेते हैं कि जो प्रोडक्ट्स होती हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं कि जो यूज़र प्रोडक्ट है, जो चीज़ जो भी कोई चीज़ ऐसी बनी हुई है कि जो किसी बायर ने उठा के यूज़ कर लेनी है, उसको आप कहेंगे प्रोडक्ट, यानी जिसको डेवलप किया जाता है। तो प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें रंग जो आप डालते हैं वो 3 तरीकों से डालते हैं। नंबर 1, color can be introduced directly into the raw material before the start of the manufacturing process। ये भी हो सकता है कि जिस मटेरियल से आप वो चीज़ बनाने लगे हैं, रंग उसी के अंदर डाल दिया जाए। मसलन अगर आपने केक बनाना है और आप चाहते हैं रेड वेलवेट केक बने, तो उसकी जो बैटर है, जो उसका रॉ मटेरियल है, उसी के अंदर आप लाल रंग डाल देते हैं। या कोई पेंट आप बना रहे हैं तो उस पेंट की जो रॉ मटेरियल है, जो जो पेंट की कॉम्पोजिशन है, उसी के अंदर आप रंग डाल देते हैं। जब वो ब्रश से आप अप्लाई करते हो तो वही रंग जो है वो दीवार पे लग जाता है। यानी जो रॉ मटेरियल उसका है उसके अंदर भी रंग डाला जा सकता है। उसकी एग्जांपल ये क्ले से काम करने की भी है कि मिट्टियाँ भी जो होती हैं वो फ़र्क फ़र्क रंगों की होती है। ब्राउन भी होती है, बफ़ कलर की भी होती है, सफ़ेद भी होती है, पीली भी होती है, कि ये एक नेचुरल कलर है कि आप कलर उसी मटेरियल के अंदर ही होता है। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि इस कच्ची मिट्टी को जो
पाउडर फॉर्म में होती है, इसी में आप दूसरे रंग एडिटिव डाल देते हैं कि लाल डाल दिया, नीला डाल दिया, कि वो फिर मटेरियल, रॉ मटेरियल के अंदर ही मिट्टी के अंदर ही कलर आ गया, और वो आपने चीज़ बनाई तो चीज़ के ऊपर ऑटोमेटिकली वो कलर उसकी बॉडी में एग्जिस्ट ही करता है। जैसे ये देखिए मट्टियाँ होती हैं फ़र्क रंग की, क्योंकि इनके अंदर ही, यानी उनकी जो रॉ मटेरियल है उसी में मैंगनीज डाइऑक्साइड कम ज़्यादा होगा, आयरन ऑक्साइड कम ज़्यादा होगा, जो है कोबाल्ट और कॉपर ऑक्साइड कम या ज़्यादा होंगे, उसकी वजह से इनके रंग जो हैं, मिट्टियों के रंग जो हैं वो पीले से सफ़ेद से लेके काले स्याह तक होते हैं, क्योंकि उसके रॉ मटेरियल के अंदर उसके मटेरियल ही उसको उसी के अपने जो पार्टिकल्स हैं वही उसको रंग दे रहे होते हैं। नंबर 2 ये है कि color can be bonded to the base material at the molecular level. This process is called dyeing. कि कलर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको भी जोड़ा जा सकता है बेस मटेरियल से। जैसे कॉटन का धागा है या कॉटन का कपड़ा है, कॉटन के कपड़े को आप जो कहते हैं ना डाइंग करें, जिसको रंगते हैं, तो वो समझें कि छोटे छोटे मॉलिक्यूलर लेवल पे जो रंग रिफ्लेक्ट करने वाले पार्टिकल होते हैं वो कॉटन के धागों के साथ समझें कि केमिकली और मॉलिक्यूलर लेवल पे चिपक जाते हैं। तो जितनी भी डाइंग होती है ना हमारी, जो भी हम रंगते हैं, वो समझें कि इसी प्रोसेस से होती है, विच इज़ bonding at the molecular level, bonding of certain particles, certain molecules जो कि कलर रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी आंख में ग्रीन, ब्लू, पर्पल कलर आता है। तो उन पार्टिकल्स को, उन मॉलिक्यूल्स को अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पे मटेरियल जो है उसके साथ चिपका दें, कनेक्ट कर दें, तो ये आपका दूसरा तरीका है और उसको हम कहते हैं डाइंग। जैसे अब ये डाई है, फ़र्क तरह के रंग हैं, लेदर को भी ऐसे डाई करते हैं, ये लेदर ही डाई हो रही है, और कॉटन को भी करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जिनको आप कहते हैं रंगना। तो जो रंगने का प्रोसेस होता है वो होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे पार्टिकल्स को उसके साथ, मटेरियल के साथ कनेक्ट करना। बाल जो आप डाई करते हैं वो भी ऐसे ही होता है। अब बाल को आप, डाई किए हुए बाल को 100 दफ़ा आप कंघी कर लें, उसको साफ़ कर लें, टिश्यू पेपर से, साबुन से धो लें, जो रंगों के पार्टिकल होते हैं वो बालों के साथ चिपके इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो बालों की सरफेस पे लगे, बालों के मॉलिक्यूल्स के साथ वो कनेक्ट हो गए। कलर के मॉलिक्यूल्स बालों के मॉलिक्यूल्स के साथ कनेक्ट हुए हैं। ये रंग उतर जाते हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। वो ऐसे नहीं है कि इसको साफ़ करो और खुरच के उतार दो तो वो उतर जाएंगे। जो आप ऊने और कॉटन भी डाई करते हैं तो वो भी ऐसे करते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे बॉन्डिंग। तीसरा तरीका ये है, कलर कैन बी अप्लाइड एज अ सरफेस कोटिंग एट द लेट स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर। कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट आपने बना लिया तो ये भी हो सकता है कि बाद में उसके ऊपर एक कोट कर दें पतला सा रंग का। जैसे आप पेंटिंग जैसे कहते हैं, जिसको कार को पेंट करना होता है। जैसे अब ये कार पेंट हुई है, कार जब बन गई तो उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर एक पतला सा कोटिंग कर दी। नेल पॉलिश भी हम ऐसे ही करते हैं कि हम पतली सी कोटिंग कर देते हैं। लिपस्टिक भी ऐसे ही होती है कि आप समझें कि एक पतली सी लेयर, जब सारा कुछ हो गया तो लेयर चढ़ा दी उस, और कलर उस लेयर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसकी वजह से होता है। दीवारों पे पेंट भी यही होता है कि जब बिल्डिंग बन गई तो उसकी सरफेस के ऊपर एक पतली सी लेयर चढ़ा दी जो कि पेंट की है। और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 मेथड्स कैन ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट कलरफुल ऑब्जेक्ट्स। ये भी हो सकता है कि इन तीनों मेथड को भी इकट्ठा यूज़ करें, कि मसलन आपने कॉटन का कपड़ा डाई कर लिया है पर्पल, और उसके बाद उसके ऊपर प्रिंटिंग या कुछ और आप कर रहे हैं वो येलो कलर से करें, यानी ऊपर लेयर जो है वो येलो कलर की है, लेकिन अंदर जो बॉन्डिंग केमिकल बॉन्ड है वो आपका पर्पल कलर का है। अ टेक्सटाइल कैन बी डाइड फॉर एग्जांपल देन ओवर प्रिंटेड आफ्टर डाइंग। यही बात, ये देखिए सारी टेक्सटाइल्स ऐसी होती है कि देखिए उसका जो ग्राउंड है, अक्सर, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये सब में हो, सब में अक्सर में ग्राउंड भी प्रिंटेड ही होता है, लेकिन कई दफ़ा ऐसे भी हो सकता है कि आप कपड़ा डाई कर लें पहले। मसलन ये हो सकता है बादामी रंग का डाई हुआ हो, ये हो सकता है हल्के नीले रंग का डाई हुआ हो, और उसके बाद बाकी नीले और पीले और वाइट कलर उसके ऊपर प्रिंट हुए हों, यानी उसकी सरफेस पे एक लेयर बनी हुई हो। तो 2-3 मेथड्स भी कंबाइन कर सकते हैं। कलरिंग बेस मटेरियल्स इज़ अ साइंस इन इट्स ओन। जो डाइंग है, जो बेस मटेरियल को मॉलिक्यूलर लेवल पे दूसरे पार्टिकल्स के साथ चिपकाना है, वो पूरी साइंस है। देयर हैज़ टू बी compatibility between paint and surface for longer and stable colors। ये बहुत ज़्यादा देखना होता है कि जो आप मटेरियल ऊपर लगा रहे हो और जो बेस है
उसके अंदर कंपैटिबिलिटी भी तो हो ना, कि दोनों इकट्ठे श्रिंक हों, इकट्ठे फैलें, दोनों इकट्ठे खुश्क हों, इकट्ठे गीले हों, क्योंकि दोनों जितने काम यानी पेंट की लेयर और जो बेस मटेरियल, जो दोनों में जितनी ज़्यादा कंपैटिबिलिटी होगी उतना आपका पेंट या जो ऊपर वाली लेयर है वो पायदार होगी। अब ये देखिए, इसको आपको पता है, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है कि पेंट श्रिंक हो गया, जो आपने पेंट की लेयर लगाई वो श्रिंक हो गई, वो सिकुड़ रही थी तो उसमें क्रैक्स आ गए। ये देखिए, ये सिकुड़ रही है तो उसमें क्रैक्स आ गए, या इसके अंदर से, दीवार के अंदर से मॉइस्चर निकल रहा है जो कि इसको प्रेशर डाल रहा है और ये लेयर फट रही है और अलहदा हो रही है। इसका मतलब है कि इसके वेदर कंडीशंस, यानी इसका जो फिज़िकल कंडीशंस है और जो पेंट की फिज़िकल कंडीशंस है वो आपस में मैच नहीं की गई। इसी वजह से ये मटेरियल अलहदा, पेंट अलहदा बिहेव कर रहा है, वो अलहदा बिहेव कर रहा है। समटाइम्स द कलरेंट मिक्सेस सो वेल विद द सरफेस दैट बोथ बिकम वन। और कभी कभी ऐसे होता है कि जो भी, जिस भी तीनों तरीकों में से किसी भी तरीके से आपने कलर कर दी कोई चीज़, तो वो समझे कि वो चीज़ और वो कलर इतना एक हो जाते हैं कि आप बता ही नहीं सकते कि कलर कहाँ ख़त्म हुआ है ये। अभी देखें, प्लास्टिक की डाई हुई हुई चुटकियाँ, लेकिन दूर से मैं देखूँ तो ये, मुझे पता है कि ये प्लास्टिक की चुटकी है, लेकिन मैं दूर से देखती हूँ तो मुझे कलर नज़र आता है, इतना खालिस कलर के मुझे कभी धोखा होता है कि शायद ये कलर है, ये शायद ये सचमुच की चीज़ है। But in many cases, the colorant is applied externally to the surface through different methods. लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि कलरेंट जो होता है, जो भी रंग होता है, वो एक्सटर्नली, यानी चीज़ बन गई उसके बाद एक एक्स्ट्रा बाहर एक लेयर जो है ना, एक सरफेस जो है ना, वो बड़े फ़र्क फ़र्क तरीक़ों से चीज़ों के ऊपर रंग की लगाई जाती है। अक्सर यही होता है। उसकी वजह यही होती है कि रंग पैदा करने वाली जो चीज़ होती है, पिगमेंट्स, वो महंगे होते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप चीज़ ही रंगीन बनाओ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कलरेंट यूज़ होगा। इससे हमेशा सेफ़ यही होता है कि आप ऊपर चिपकने वाली जो लेयर है उसको सेट कर लें कंपैटिबिलिटी के लिहाज से, और फिर उसमें रंग डाल दें ताकि आपका कम से कम पिगमेंट यूज़ हो। जैसे ये देख लें कि ये सरफेस है, अब ये देख लें ना, पीछा ये इसका पीछे है, पीछे अब रंग नहीं है, इसलिए कि ये मोटा कपड़ा है और जिस तरीके से प्रिंटिंग की गई है, इसके ऊपर चिपकने वाली इंक से प्रिंटिंग की हुई है। इसका मतलब है कि ये केमिकली बॉन्डेड नहीं है, इसके अंदर नहीं घुसा हुआ, इसके साथ वन नहीं हुआ हुआ, इसकी सरफेस पे है। इस तरह के बहुत सारे कपड़े आपको मिलते हैं, तो आप ये चेक करें कि जो पीछे से वाइट होगा, इसका मतलब है कि जो कलर है उसके अंदर सीप इन नहीं किया हुआ, केमिकली बॉन्डेड नहीं है। Some chemically bonded, some chemically bond with the material itself, like textile dyes, paper stains, food colors and some tattoo inks. जो कुछ होते हैं वो केमिकली बॉन्ड हो जाते हैं कपड़े के साथ, मसलन टैटू की इंक्स होती हैं, फूड कलर्स होते हैं, पेपर को जो डाई करने वाले होते हैं वो केमिकली भी बॉन्ड हो जाते हैं। जैसे अब ये रंगीन पेपर जो है, खाने की चीज़ों में भी अक्सर रंग अंदर ही एब्जॉर्ब होता है, केमिकली बॉन्डेड होता है। टैटू में भी यही होता है कि ये स्किन के साथ बॉन्ड हुआ होगा। सम स्टे ऑन द सर्फेस टेम्परेरीली एज लूज पार्टिकल्स लाइक पेंसिल कलर्स, मेकअप, शिमर्स एंड रंगोली। लेकिन कुछ जो रंग होते हैं, रंग वाली जो सब्सटेंसेस होती हैं, वो उस सरफेस के ऊपर वक्ती तौर पे बस रह जाती हैं, कि थोड़ी देर के लिए उसको रंगीन होने का इंप्रेशन दे दें और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उतर जाती हैं, गायब हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे पेंसिल कलर्स आप मिटा सकते हैं। इसका मतलब है कि पेंसिल जब रगड़ते हैं आप कागज़ के ऊपर, तो उसके ऊपर से पार्टिकल्स उतरते हैं और वही समझें कि वो पेंसिल का स्ट्रोक होता है। लेकिन अगर आप रबड़ से उसको रगड़ें तो वो उतर भी जाता है। इसका मतलब है वो एक पाउडर की शक्ल में एक टेम्पररी तौर पे उसके ऊपर चिपका हुआ था। मेकअप सारा टेम्पररी होता है, आपको पता है कि आप कॉटन से साफ़ करेंगे तो आपका उतर जाएगा, हर मेकअप उतर जाएगा। ये सारे देखें ना, ये लूज़ पार्टिकल्स हैं कि इन्होंने सिर्फ़ आपकी सरफेस पे बैठना है थोड़ी देर के लिए, और बैठ के लाइट रिफ्लेक्ट करनी है फ़र्क किसी और तरीके से, तो फिर आपकी कलर का, स्किन का इंप्रेशन किसी और कलर का आएगा, और फिर जब मुँह धोएँगे या पसीना आएगा या साफ़ करेंगे तो ये पार्टिकल्स उतर जाएँगे अपना रोल प्ले करके, यानी ये टेम्परेरी तौर पे स्किन पे बैठेंगे। शिमर के साथ भी यही होता है, चमक के साथ भी यही होता है। ये मोटी चमक है, लेकिन इसके अलावा जो पर्ली फिनिश होती है, कि जिसमें ये शिमर के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो रॉ मटेरियल के पार्टिकल से भी छोटे होते हैं, वहाँ भी यही हो रहा होता है कि वो बहुत से पेंट्स में तो केमिकली तो नहीं वो बॉन्ड हुई होती है, वो समझिए कि पेंट के अंदर मौजूद होती है, साथ ही खुश्क हो जाती है, लेकिन अक्सर शिमर्स सरफेस पे बैठी होती हैं, यानी वो केमिकल बॉन्ड नहीं होती है कम से कम। सम सेट एज थिन लेयर ऑन द सरफेस। कुछ कुछ कलरेंट्स होते हैं जो कि नहायत ही पतली सी लेयर की शक्ल में सरफेस के ऊपर बैठ जाते हैं, मतलब जिसको आप कहते हैं ना फिल्म। फिल्म होती है बारीक सी लेयर, like textile printing inks, stain polishes, metal enamels, ceramic glazes,
ग्लो इन द डार्क पेंट्स, डिफरेंट आर्टिस्ट पेंट्स, ये कई दफ़ा अगर आपने मिसाल के तौर पे लिंसेड ऑयल में मतलब ऑयल पेंट वाले ऑयल में ऑयल पेंट मिक्स करके ब्रश से लगा दिया कैनवस के ऊपर या किसी और लकड़ी के ऊपर, तो वो एक पतली सी लेयर जो है वो उसकी सरफेस पे चिपकी हुई होगी। अम, लेकिन वो उसके अंदर केमिकली बॉन्डेड नहीं है, लेकिन चूंकि उसमें चिपकने वाले एलिमेंट्स हैं कि ऐसे केमिकल्स के साथ वो बनी हुई है कि वो चिपक जाएगी तो वो काफ़ी देर तक उसके साथ चिपकी रहेगी, बैठी रहेगी। जैसे पॉलिशेज़ होती हैं, जैसे जूतों को किसी चीज़ों को पॉलिश करते हैं, रंगीन होती है तो वो इसलिए कि वो वैक्स के अंदर रंग के पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो सरफेस पे बैठे होते हैं। जैसे ही आप पॉलिश किए हुए जूते को कपड़े से साफ़ करेंगे या धोएंगे या साबुन से करेंगे, उसकी पॉलिश उतर जाती है क्योंकि उसके ऊपर पतली सी एक फ़िल्म थी, वैक्स की फ़िल्म थी जिसके अंदर कलर रिफ्लेक्ट होने वाले पार्टिकल्स बंद थे और वो उस जूते के ऊपर चिपक गई। सेरेमिक ग्लेजेस भी ऐसे ही होती हैं कि उसमें चिपकने वाली चीज़ ग्लास होती है और कलर रिफ्लेक्ट जो करते हैं वो मेटालिक कंपाउंड्स होते हैं कि वो लेकिन किसी भी बर्तन की टॉप पे वो बस चिपकी हुई होती है। ये भी देखें, जैसे बहुत सारे प्रिंटिंग के मेथड ऐसे हैं जिसमें इसके ऊपर स्टिकी सी प्रिंटिंग इंक के साथ प्रिंट करते हैं तो वो समझिए कलर की सरफेस पे चिपक जाती है, लेकिन वो केमिकली बॉन्डेड नहीं होती। Some form a separate layer that is stuck to the object's outer surface, like nail polish, car paint, wall paint, ceramic glazes and metal enamel, veneer and sticker based applications। ये वही बात है जो मैंने पहले की है कि वो एक अलग सरफेस बना के उसके ऊपर बैठ जाती है दूसरी सरफेस के ऊपर। पेंट्स भी ऐसे ही होते हैं, खासतौर पे थिक पेंट्स का आपको पता है। पॉलिश भी ऐसे ही है। पॉलिश भी असल में वैक्स है और उसके अंदर रंग के पार्टिकल्स, रंग रिफ्लेक्ट करने वाले पार्टिकल्स मौजूद हैं। आपने ब्रश से लगाई, स्प्रेड कर दी, इसका मतलब बेनहायत पतली सी बारीक सी लेयर पॉलिश की इसके ऊपर आ गई जिसके अंदर रंग के पार्टिकल्स हैं। ये जो इनेमल होता है जिसको तामचीनी कहते हैं, तामचीनी में भी यही है, सिरेमिक ग्लेज़ में भी यही है। ये असल कलर है, ये ऊपर वाला कलर है, लेकिन ये ऊपर ही एक लेयर है जो चिपकी रह जाएगी बस। नेल पॉलिश भी ऐसे ही है।